ये बुक लिखी गई थी खुद से बेहतर। हम बहुत सारे लोग सामान्य घरों से आते हैं। हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें एक्सपोज़र नहीं देता। वो ये नहीं कहता कि आप कैसे दुनिया में जाके सर्वाइव करेंगे। वो कहता है कि साइंस में तुम्हारे 90 नंबर कैसे आए, उसकी तैयारी करवा रहे हैं। हमारे परिवार के अंदर भी ये वाला प्रेशर हमारे ऊपर इतना ज़्यादा है कि वो भी यही कोशिश करते हैं कि भई तुम बाकी सब बाद में करना, अभी तो नंबर पे फ़ोकस करो। और मैं ये नहीं कह रहा नंबर की ज़रूरत नहीं है, वो भी है, वो अपनी जगह पर है। लेकिन जो पर्सनैलिटी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम चेंज कर सकते हैं, हमारे एटीट्यूड में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ 10-15 चीज़ें जो मैंने इम्प्लीमेंट की, मेरे कई साथियों ने जो सामान्य बैकग्राउंड से आए और उसके बाद वो बहुत अच्छा अपने करियर में कर गए। वो उनकी कहानियाँ इसके अंदर हैं और उसके बाद उन्होंने क्या किया था। बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं कि इनको अपने आप चेंज करते चले जाएँगे और आप बेहतर होते चले जाएँगे। एक मुझे लगता है कि एक सवाल शायद यहाँ पे अधिकांश लोग पूर्वांचल से हैं। मैंने एक चीज़ बहुत दिलचस्प वाक़ये के साथ मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ सर। अभी कुछ दिन पहले हमारे एक मित्र हैं, वो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, बहुत अच्छी सैलरी उनकी है। वो अपने गाँव में गए तो वो कहे कि ए बाबू, गाँव के लोगों ने पूछा, "ए बाबू कुछ करेला?" कहा नौकरी करी ले। अच्छा, तो सरकारी है? के नहीं सरकारी नहीं है। के बाबू अइसन में सरकारी उरकारी भी देवल करे। तो ये जो माइंडसेट है, इसके दोनों पक्ष हो सकते हैं। उनका कहना प्राइवेट में शोषण है। एग्ज़ैक्टली आप इसको, इस माइंडसेट को, इस प्रोसेसिंग को किस तरह से देखते हैं? शोषण तो आप जहाँ करना चाहें वहाँ हो जाएगा। जहाँ चाहेंगे वहाँ हो जाएगा। सरकारी एसबीआई वालों से पूछिए, हम मज़ाक उड़ाते हैं पर उनको पूछें उनका जीवन हराम है अभी, इस वक़्त। भी उस स्टेज पे हमारे एक एसबीआई के कवि भी बैठ उनका जीवन अभी हराम हो रखा है बहुत ज़्यादा। असल में क्या हो रहा है, सरकारी के पीछे माइंडसेट हमारी शुरू से असुरक्षा की भावना हमारे अंदर है कि नौकरी बची रहे। कुछ ऐसा कर लो कि एक बार पड़ जाए फिर जीवन में कुछ न करना पड़े। ये नकारात्मकता है। जीवन में कुछ न करना पड़े कि प्रमोशन तो 5 साल में होना है तो हो ही जाएगा। पीएचडी आप कर लिए हैं, अब प्रोफेसर आपको 12 साल में होना ही होना है। हो ही जाएँगे, आप पढ़ाइए चाहे ना पढ़ाइए। तो ये एक जो थॉट प्रोसेस है कि सुरक्षा और मेहनत न करनी पड़े। इसलिए जो है ये थॉट प्रोसेस हमेशा आता है कि सरकारी में चले गए क्या? जिस आदमी ने काम किया, सरकारी में भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने की मेहनत की, नई चीज़ें की और वो अपने ही क्षेत्र में डिपार्टमेंट चेंज करते हुए काफ़ी जगह गए हैं। अच्छा, दूसरा, हर आदमी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, ये वास्तविकता है। इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आप अपना बिज़नेस करेंगे, प्राइवेट सेक्टर में काम करेंगे, तो वहाँ पर काम करने के लिए फिर योग्यता चाहिए। योग्यता चाहिए, कॉम्पिटिशन है बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे जो है उस कॉम्पिटिशन में रहने के लिए वो कॉम्पिटेंस आपके अंदर रही, तो वो तैयारियाँ कैसे होंगी? ये हम लोग काम करते-करते सीखते हैं, धक्का खाते हैं। पहले मेरा उपन्यास आया था जनता स्टोर छात्रावानी की प्रखा, तो काफ़ी बिका वो, जागरण की टॉप 10 हिंदी में रहा वो। और उस दौर में अलग इस शहर के भी बहुत सारे विद्यार्थी मेरे से उसमें जुड़े। और ऐसा हुआ कि मैं नहीं जानता क्या कारण रहा, लेकिन वो मुझे भैया मानने लगे। और मुझे ये सवाल बार-बार आता था कहीं न कहीं, कभी कोई मैसेंजर में पूछता, कभी कोई यहाँ मैं इवेंट में आया हूँ तो पूछ लेता कि मेरे पास 2 ऑफ़र हैं या मेरे पास ये 2 तरह की डिग्री है, मैं क्या करूँ? पेरेंट्स मेरे ये कह रहे हैं, मैं क्या करूँ? अब मुझे जो समझ में आता था मैं बताता था, जो नहीं आया मैंने कुछ रिसर्च करके किया। तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई है, सोशल मीडिया का दौर है, तो क्या कि अप्रोच जो है उनकी मेरी किताब के बाहर भी है। वो मेरा घूमना, मेरा लाइफ़स्टाइल या मैं जो काम करता हूँ मैं उसके बारे में लिखता हूँ, तो उनको भरोसा होने लगा कि शायद मैं उनको बता सकता हूँ। तो फिर वो एक और चीज़ देखते हैं कि नवीन भैया जो है आईएम के तो हैं नहीं, आईआईटी के हैं नहीं, लेकिन नवीन भैया भी वहीं पहुँचे जहाँ आईएम से होके पहुँचते। तो शायद वो देख रहे हैं कि इनके अंदर मैं भी हूँ, वो खुद को मुझ में ढूँढ रहे थे। और वहाँ पर मुझे लगा कि अगर वो मुझ में खुद को ढूँढ रहे हैं, तो क्या मैं वो चीज़ें जो मैं वन ऑन वन किसी को बताता हूँ, वो किताब के माध्यम से हम बता सकते हैं। और मैं आपको बताऊँ कि किताब जब आई थी तो मैं थोड़ा चिंतित था क्योंकि जॉनर चेंज हो रहा है। मैं ज़्यादातर पॉलिटिकल सटायर में और पॉलिटिक्स से सीधा मैनेजमेंट गुरु हो गए। मुझे लगा कि ऐसा ना हो कि मेरे पाठक कहें कि अरे ये क्या लिख दिया, और 2 महीने में हमने इसका पहला एडिशन समाप्त कर दिया। तो ये हमारी इसमें उपलब्धि रही कि वो भरोसा जो था पाठकों का वो बना रहा है इसमें। रामदरस मिश्र जी का शेर याद आता है कि जहाँ लोग पहुँचे छलांगे लगाकर, वहाँ मैं भी पहुँचा मगर धीरे-धीरे, बनाया है मैंने ये घर धीरे-धीरे। तो एक चीज़ तो ये भी कहीं न कहीं आपने बतौर लेखक महसूस किया होगा कि आज का जो बच्चा है या आज का जो पेरेंट्स है, वो एक सहारे की तलाश तो कर रहे हैं। तो उस तलाश को खोजते हुए या उस तलाश की यात्रा में आप उन तक और वो आप तक कितना पहुँच पा रहे हैं? क्या अनुभूति है?
देखिए, किताब जिस हिसाब से बिकी है, मुझे अभी रिसेंट में यहाँ आने से पहले पिछले हफ्ते में घाटशिला नाम की जगह पे था। कितने लोग जानते हैं इस जगह का नाम? किसी को पता है घाटशिला कहाँ है? क्या बात है। एक नहीं सर, वो झारखंड में है, लेकिन वेस्ट बंगाल बॉर्डर पे है, सो यू आर राइट। तो एक छोटा सा नक्सल बेल्ट था किसी जमाने में, वहां पे जिस कॉलेज में मैं गया, तो ये मेरे लिए अद्भुत था। मैंने उस जगह का नाम मैंने भी नहीं सुना था इस कार्यक्रम को, मैं जब मुझे बुलाया गया उससे पहले। तो वहां पर किताबें लाइब्रेरी में खरीदी गई, उन्होंने किसी से बात की कि क्या आप इन राइटर को बुलवा सकते हैं हमारे लिए। मुझे इनविटेशन आया तो मुझे तक कहाँ कैसी जगह है, और मुझे लगा कि असल में यही चाहिए था मुझे, क्योंकि हमारे पास फिर भी अर्बन लोगों के पास एक एक्सपोजर आ जाता है। आपको मौका मिल रहा है मुझसे बात करने का यहाँ इवेंट में, तो बच्चे यहाँ आ सकते हैं, वो मुझ तक नहीं पहुंच सकते, मैं भी उन तक नहीं पहुंचता। तो इसका मतलब कि किताब तो सही जगह पहुंची है, और सही जगह पहुंच के वो बात करना चाह रहे हैं। तो हमने घाटशिला में किया, सरायकेला में इसके बाद सेशन किया, बनारस में भी हो रहा है। बनारस में हो रहा है, जमशेदपुर में हो, तो लगातार ये 3 दिन में वहाँ 3 वर्कशॉप हमारी बच्चों के साथ हुई थी, 2-2 घंटे की। अच्छा, एक बात और, चूंकि आपने मैनेजमेंट को लेकर या फिर आज के टाइम में जो खासकर प्राइवेट कारपोरेट मैनेजमेंट को लेकर आपने बहुत ज़हीन तरह से कलम चलाया है, तो थोड़ा सा बच्चों को बताएं इस बारे में कि जो उनके लिए मल्टीपल रास्ते खुले हुए हैं, इतने डायमेंशंस हैं, तो कहीं ना कहीं एक उनका जो आइस ब्रेक है वो होना चाहिए, और आप उस पर क्या कहेंगे उस। देखिए, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से नहीं है, इसमें कुछ एक चैप्टर ऐसे हैं जो कि निश्चित तौर पे रिज्यूमे कैसे बनाए, ड्रेसिंग कैसी ऑफिस में, उसकी बात कर रहे हैं हम। 1-2 ग्रूमिंग का 2-3 चैप्टर है इसमें। बाकी क्या ऐसे हैं कि आप निजी जिंदगी में भी इम्प्लीमेंट करें, तब कर सकते हैं। लेकिन आपने बच्चों के लिए सवाल पूछा था, मैं किस्सा शेयर करता हूँ। एक मैं दैनिक जागरण में मैंने अपना करियर शुरू किया एज अ ब्रांड एग्जीक्यूटिव, और ब्रांड एग्जीक्यूटिव में इसलिए हुआ क्योंकि मुझे उसी में जाना था, मुझे सेल्स में नहीं जाना था। तो जो लोग सेल्स मार्केटिंग का फर्क जानते हैं, मार्केटिंग में हम प्रोडक्ट को मार्केट करते हैं, एडवर्टाइजिंग, पीआर, उसके लिए हम लोग स्कीम्स बनाते हैं। सेल्स में प्योर सेल्स होता है कि माल को बेचना है और उसका पैसा लेके आना है। तो मुझे पता था मैं सेल्स नहीं कर सकता, मुझे मार्केटिंग में आना है। मैं जागरण में और मीडिया में मैं काम करना चाह रहा था, क्योंकि मुझे लगा कि सामाजिक सरोकार और साथ साथ मेरा जो पैशन है वो दोनों चीजें साथ में हो जाएंगी। वहां पर जो टीम हमारी थी, सब हम एक ही उम्र के थे, और हम लोगों को अब चूंकि करियर में आगे बढ़ना है, तो होता क्या है कि हमारी एक प्रोफाइल डिसाइड होती है। जैसे मुझे वहाँ इवेंट्स का काम दिया हुआ था, बाद में मुझे प्रमोशनल टाइप्स का भी काम दिया गया। लेकिन मेरा एक मित्र जो है एड्स बनवाता है, वो क्रिएटिव और कम्युनिकेशन में है। अब मुझे जब असिस्टेंट मैनेजर होना है तो मुझे कम्युनिकेशन भी आना चाहिए। तो हम सारे दोस्त जो ना, कंपटीशन नहीं था, हम लोग आपस में एक दूसरे सीखते थे कि बता यार मेरा कल इंटरव्यू है, तुम क्या कर रहे हो। तो हम लोग एक दूसरे सीख के और इंटरव्यू में जाके बातें किया। ये बहुत अच्छी बात थी। ये हमारा वो टीम हमारी आज ये हाँ, ये बहुत जगह देखने को मिलता है, लोग कहाँ किसी को सपोर्ट करना चाहते हैं। नहीं, लेकिन हमारी टीम बहुत अच्छी, वो आज भी साथ जुड़ी हुई है। उसी में एक मेरा मित्र है रुपेश, और रुपेश ने इंटरव्यू नहीं दिया। जब हम देने जाते थे, उसको इंटरव्यू कॉल आती थी, वो नहीं जाता था। तो एक दिन मैंने पूछा कि रुपेश, तो ये मजा आ रहा है क्या यहाँ पे, सैलरी भी कम है, कहीं और चले। तो रुपेश ने कहा, यार नवीन, मुझे ना ये नहीं करना है, आगे करना क्या है। तो उसने कहा, मैं प्रोग्रामिंग में जाना चाहता हूँ। अच्छा, मुझे लगा प्रोग्रामिंग कंप्यूटर की होती है, मैंने कहा एडवर्टाइजिंग पढ़ के आया हुआ आदमी प्रोग्रामिंग क्यों करेगा। तो उसने कहा, नहीं नहीं, मैं टीवी प्रोग्रामिंग में जाना चाहता हूँ। क्या बात। और टीवी प्रोग्रामिंग जो है, जिनको नहीं पता, प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट होता है जो कि प्रोग्राम जो टीवी पे आप देखते हैं उनको डिसाइड करता है कि कैसा प्रोग्राम होगा, उसका ऑडियंस कौन होगा, उसके बाद उसका बनेगा कैसे, सबका काम वो लोग करते हैं। तो क्रिएटिव था। अब समस्या ये है कि रुपेश, जिसका वर्क एक्सपीरियंस 2 साल का है, वो दिल्ली में बैठा है, और पूरी इंडस्ट्री ये वाली जो है वो मुंबई में बैठी है, उसको टीवी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो हम लोगों ने किया स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। तो स्ट्रेंथ ये थी कि रुपेश की जो डिग्री है, वो डिग्री उस काम के लिए परफेक्ट थी। वो एडवर्टाइजिंग, मास कम्युनिकेशन, पीआर पढ़ के आया था, और क्रिएटिव साइड भी था, क्रिएटिव बहुत था, तो प्रोग्राम वो समझता है कैसे करना चाहिए, तो वो इस चीज को भी जानता है। तो हमने देखा स्ट्रेंथ है। वीकनेस क्या है, आपको एक्सपीरियंस नहीं है टीवी इंडस्ट्री का। दूसरी वीकनेस ये है कि हम दिल्ली में बैठे हैं, ये इंडस्ट्री मुंबई में बैठी है, हमारे पास कोई और रेफरेंस भी नहीं है कि हमें वहां से इंटरव्यू कॉल करे, हम जाएं। उसी बीच में एफएम रेडियो शुरू हुआ था, ये मैं आपको 2004 की बात बता रहा हूँ। एफएम रेडियो शुरू हुआ था, और एफएम रेडियो धीरे धीरे पैर पसार रहा था मेट्रो से ज्यादा बाकी शहरों में भी। अब रेडियो जो है वो भी प्रोग्रामिंग करता है, वहां भी प्रोग्राम बनते हैं, वहां भी एक प्रोग्रामिंग का बंदा होता है। और टीवी के मुकाबले रेडियो में ज्यादा लोग होते हैं, क्योंकि रेडियो में हर स्टेशन पे एक प्रोग्रामिंग का आदमी होगा जो कि स्टेशन के हिसाब से काम करेगा। तो हमें ये अपॉर्चुनिटी दिखी।
सामने जो मौके आ रहे हैं हम कई बार उसको देखते नहीं है। रूपेश को मौका दिखा कि यार ये अपॉर्चुनिटी है मेरे सामने, तो मैं रेडियो के लिए तैयारी करूं। अब थ्रेट क्या है? एक तो आपका कंपटीशन उनसे होना है जो ऑलरेडी इस टाइम रेडियो इंडस्ट्री में है। जो टीवी इंडस्ट्री के लोग हैं वो भी रेडियो में स्विच करना चाहते हैं, सैलरीज ज्यादा मिलेंगी और अनुभव नहीं है। तो रूपेश ने, लेकिन एक प्लस पॉइंट था कि रेडियो इंडस्ट्री दिल्ली में है, तो दिल्ली में हमें इंटरव्यू कॉल आ सकती है। रूपेश ने लिंक्डइन के थ्रू कांटेक्ट बनाने शुरू किए लोगों के साथ, और उसके बाद उसने रेडियो में कैसे क्या काम होता है सबके बारे में उसने बात करनी शुरू की। कुछ जानकारी ली, कुछ उसने अपना पढ़ा। रूपेश का सुबह और शाम का टाइम था, वो शो सुनता था सभी चैनल्स के, शो सुनता था, उनके पॉइंट्स बनाता था। करीब 7-8 महीने उसने किया। एक दिन उसको इंटरव्यू कॉल आ गई। आई तो उसने इंटरव्यू में सारे रेडियो चैनल के प्लस माइनस बताए। उसने बताया कि वो नया क्या कर सकता है, और उसका सपना मुंबई जाना था, वैकेंसी दिल्ली की दे दी। बिग एफएम वालों ने उसको मुंबई ही भेजा उसकी मिठी और की मेहनत देखते हुए। और रूपेश अभी माई एफएम है, दैनिक भास्कर का उसका प्रोडक्ट हेड है। तो ये बहुत छोटी सी चीज है। अगर रूपेश की आप एजुकेशनल बैकग्राउंड देखें, नॉर्मल एमबीए ने नॉर्मल एडवर्टाइजिंग का कोर्स किया है। पापा कोई बहुत रईस नहीं है, हम लोगों की तरह एक नॉर्मल परिवार का लड़का है। वो भी ऐसे किसी हिंदी भाषी बेल्ट से आता है, भरतपुर का है बल्कि वो तो है जाएगो बह जाएगो करके बात करता है। उस लड़के ने अपनी भाषा से लेके हर चीज के ऊपर काम किया। उसने वो मेहनत की, और ये एक दिन में होने वाली चीज नहीं है, ये एफर्ट था। उस एफर्ट को करना, वो क्या करना चाहता है, उसके लिए कमियां क्या हैं, उसको आइडेंटिफाई करना, फिर उसने अपने आप को प्रूव करके वहां जहां जाना चाहता था वो गया, उसको कर रहा है। ऐसी बहुत सी चीजें हमने इस किताब में इस तरह की बात की है, वन बाय वन, जो आप चाहेंगे कि बेहतर हो। मैं एक किस्सा आकृति इसमें और शेयर करना चाहता हूँ। प्रथम विश्व युद्ध के समय में सैनिक, मतलब युद्ध हो रहा है तो सैनिक घायल होंगे, गोलियां चल रही है दोनों तरफ से। तो ब्रिटेन में क्या हुआ कि सैनिक जो घायल होके आते थे जब हॉस्पिटल में, तो उसमें अधिकतर के सिर में चोट होती थी और गाल कईयों के कटे हुए होते थे। नॉर्मल लग रहा है सबको, युद्ध में होता है। ये abnormal है कुछ इसमें? किसी को लग रहा है abnormal? एबनॉर्मल ये है कि सबका सेम तरह था। 30% लोगों का सिर और गाल कटा हुआ था। अब यहाँ पर जो है युद्ध में ये होना सामान्य है। आप मान लीजिए यार चोट लगी होगी, लेकिन जब ये एक व्यक्ति ने वहां नोटिस करना शुरू किया कि ये पैटर्न नजर आ रहा है कि सिर इस जगह पे और गाल यही जगह क्यों, मतलब यहाँ क्यों नहीं, यहाँ क्यों नहीं। तो उन्होंने नोटिस किया कि जो सिपाही छिपते हैं, जब तो छिपते हैं तो गोलियां पत्थरों पे लगती हैं, और वो टकरा के जो उनके है गाल में और सिर में चोट लगती है, क्योंकि ये हिस्सा छिपते छिपते नहीं छिप पा रहा। अच्छा, उस समय अगर पुरानी तस्वीरें देखो तो टोपियां वो क्या लेदर की पहना करते थे, तो वो उससे रुकता नहीं था। तो किसी को आइडिया आया कि हमें जो है हेलमेट बनाने चाहिए, तो स्टील का एक हेलमेट बनाया गया जिसको बॉडी हेलमेट कहा जाता है। तो बॉडी हेलमेट बना, दो समस्या का समाधान हो गया। अब समस्या का समाधान हुआ, लेकिन एक चीज इसमें क्या हुई कि जब से वो हेलमेट बने, सिपाहियों को गोली लगनी शुरू हो गई। जिनके अभी तक सिर में चोट लग रही थी उनको सीधी गोली लग रही है। कोई इमेजिन करेगा क्यों? स्नाइपर्स तो पहले भी थे, लेकिन एक और समस्या हुई। गोलियां जो चल रही थी सर, वो उनके स्टील पे उस पर चमकती थी, तो उनको दिख रहा था कि सैनिक यहाँ पर है, तो उनको शूट करना शुरू किया। अब हम एक स्किल होती है क्रिटिकल थिंकिंग, ये आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग से पहले आता है, और ये एक ऐसी चीज है जिसको आप धीरे धीरे डेवलप कर सकते हैं। इसमें हम सवाल पूछते हैं, हम कॉमन पैटर्न्स को देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, हम हर पैटर्न को क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो किसी ने क्वेश्चन तो पुट किया कि इनके यही चोट क्यों लग रही है, लेकिन दूसरा जो इश्यू था वो ये था कि ये नोटिस नहीं किया कि स्टील के हेलमेट पे वो चमकेगा। उसके बाद जो सॉल्यूशन निकला वो कैमोफ्लेज, उसको कलर किया गया ताकि वो शाइन ना करे। और बाद में हेलमेट के बहुत सारे रूप आए। आजकल हम लोग हेलमेट कैसा पहन रहे हैं आपको पता है, पूरा चेहरा हमारा उससे बचता है। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग एक ऐसा स्किल सेट है जो आप किसी ऑफिस में हो, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, या आपकी अपनी जिंदगी हो, अगर आपने इस तरह की चीजों के ऊपर फोकस करना शुरू किया, स्किल को डेवलप किया, और ये ऐसी चीजें जिसके लिए इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है कि क्लास में टॉपर था तभी वो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। कोई भी आदमी जिसने प्रैक्टिस करनी शुरू की, जिसने इस चीज को नोटिस करना शुरू कर दिया, वो जो है करेगा। मैं आपको बहुत बेसिक सी बात मैंने कही कि मैं तो पर्टिकुलर उपन्यास लिख रहा था, उसकी अपनी डिमांड है। मैंने ये नोटिस किया कि एक सर्टेन एज ग्रुप मेरे से बार बार पूछ रहा है, ये कौन है? जो आज से 5 साल पहले मेरा पाठक था, वो 18-19 साल का था उस समय, वो अभी 25 साल का होने वाला है। वो देख रहा है कि मुझे नौकरी चाहिए और वो मुझ में वो उम्मीद ढूंढ रहा है। तो क्या मैं वहां पे उस डेटा को यूज करते हुए नई चीज कर सकता हूँ? तो मैंने किताब का अपना जॉनर चेंज कर दिया।
तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व तभी कर पाएंगे जब आप स्किल को डेवलप करेंगे। तो हमने ऐसी ही बहुत सी चीजें इस किताब में की है और 15 चैप्टर इस तरह की है। सर बहुत सी बातें हो सकती हैं, शब्द की सीमा भी मौन है, लेकिन बहुत सारे प्रश्नों पे जाएंगे। लेकिन आपके जो भी सोशल मीडिया पे आपको फॉलो करते हैं सब जानते हैं कि आपका एक स्मार्ट सा बेटा है, मतलब आप एक पिता भी हैं। तो थोड़ा-सा हम चाहेंगे कि पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बातें हों, क्योंकि यहाँ एक अच्छी संख्या में माता-पिता हैं और बच्चे भी एक प्रेशर से गुज़रते हैं। तो ऐसे में पेरेंट्स का जो मैनेजमेंट है वो कैसा हो? क्योंकि मैं आपको वाकया बताऊँ कि कल जब मैं आ रही थी तो मुझसे एक लोग मिले और वो कह रही है मेरा बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हो गया है। फ़ोन यूज़ करता है, डाँट देता है, हम अभी उसे कुछ कहेंगे तो आत्महत्या कर लेगा। मतलब पेरेंट्स डरे भी हुए हैं। वो प्यार भी करते हैं, वो जताना भी चाहते हैं, वो नहीं जता पा रहे हैं। इसमें ना बच्चों का दोष है, ना पेरेंट्स का दोष है। लेकिन इसके बीच का रास्ता आप क्या देख रहे हैं? तो बाप बनने में 15 साल हो गए हैं और मुझे लग रहा है ये भी कम ही है अभी तो समझने के लिए। और एक चीज जो मुझे समझ में आई कि कोई एक फॉर्मूला नहीं है किसी बच्चे के लिए, हर बच्चा डिफरेंट है। तो ये पेरेंट्स की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि आप अपने बच्चे को कितना पहचानते हैं। उनका नेचर ऑब्जर्व एक करें। चीज जो मुझे मेरे फादर से मिली, और प्रोफेसर है तो और स्ट्रिक्ट है काफी। मैंने साइंस लिया था 11th में और मुझे 7-8 दिन के बाद लगा कि मैं बायो और मैथ्स तो पढ़ सकता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ पा रहा मैं। तो मैंने पापा से कहा कि पापा मुझे आर्ट्स लेनी है, और उन्होंने बिना कुछ पूछे श्योर हो, मैंने कहा श्योर हो, ठीक है ले लो। तो मैंने आर्ट्स ले ली। तो उन्होंने मुझे दो चीजें उस समय कही थी कि यार हम लोग ना बहुत रईस नहीं है कि तुम जिंदगी में बहुत सारी गलतियां करोगे और हमारी गलती को कर पाएंगे, तो समझ के निर्णय लेना और उसके बाद जो है प्रयास करना उसके लिए अपनी तरफ से पूरा, फिर जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन प्रयास में कमी न रहे और हमसे जो हो पाएगा वो हम करेंगे। उस चीज ने क्या किया, एक तो जिम्मेदारी का एहसास मेरे अंदर भर दिया कि मुझे भी अब जो है पैसे पापा जो दे रहे हैं वो कहाँ उड़ाने हैं। तो इस बात का एक एहसास था। दूसरा वो जो विश्वास मेरे ऊपर हो गया, उस विश्वास ने अपने आप एक जिम्मेदारी दे दी। हालांकि कई बच्चे इसका दबाव भी महसूस करते हैं, लेकिन मुझे हर बड़े बच्चे इतने बाहर भी निकल जाते हैं। तो ये एक उन्होंने ट्रस्ट किया मेरे ऊपर, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरी चीज ये है कि आपका बच्चा क्या कर सकता है। कई बार हमारे सपने जो है वो ला दें। मेरे दादाजी की मृत्यु जल्दी हो गई थी तो पापा के पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि सिविल सर्विस में जाए। प्रोफेसर हो गए तो उनकी इच्छा जरूर थी कि कोई न कोई सिविल सर्विस में जाए। मैं तो नहीं था उस लायक, तो मैं क्लियर था मुझे तो नहीं करना है। लेकिन मेरी छोटी बहन गई उसके बाद, तो उसकी भी अपनी इच्छा थी कि मुझे ऐसा करना है। तो कई बार वो जो गाइडेंस है, आपकी गाइडेंस और बच्चे की प्रतिभा, दोनों के पीछे फर्क है। मेरे पास ये स्किल सेट थी कि मैं लोगों को अपने साथ जोड़ सकता हूँ। मेरी छोटी बहन जो है वो बहुत मेहनती है, वो जो है कई कई घंटे बैठ के पढ़ सकती है एक विषय पे, उसको जितना आप कहेंगे डीप उतना डीप घुस सकती है। तो फिर उनको वो समझ में आया, उन्होंने उसको उसके लिए प्रोत्साहित किया और उसको भी लगा कि मुझे करना चाहिए, वो सिविल सर्विस चली गई। मेरे लिए लाइन दूसरी थी। जब मुझे एमबीए करना है, मैं एमए कर चुका था, पीएचडी के लिए एनरोल कर रहा था, और फिर मुझे एक दिन एहसास होता है कि ये मेरी लाइन नहीं है, मुझे कुछ और करना है। देन ही वाज अगेन ओके, दूसरी बार भी ओके थे। ये जो पैसे वाली बात थी उन्होंने तब मुझे सेकंड टाइम में कही थी, पहली बार आर्ट्स के टाइम में नहीं। तब उन्होंने कहा था कि देखो काफी फीस लगेगी, एजुकेशनल लोन लेंगे, लेकिन तुम सोच समझ के और वो डिसीजन लेना जो तुम सच में करना चाहते हो। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि दुनिया के सारे जो ताले हैं वो एक चाबी से नहीं खुलेंगे। अभी से नहीं खुलेंगे। आपका बच्चा कैसा है, जरूरत है। आज की डेट में एक सबसे अच्छी चीज ये हुई, कैरियर काउंसलर बहुत है, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना कोई बुरा नहीं है। गो टू देम, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपका बच्चा कैसा है। उसके बाद आप उन चीजों को, अच्छा एक बार कोई ड्राइंग बनाता है, ये मत मानिए पेंटर होने वाला है, क्योंकि मैंने बचपन में बहुत सारी ऐसी चीजें की, उस हिसाब से मैं बहुत कुछ और बन चुका होता। तो ऐसा नहीं है। ट्राई टू आइडेंटिफाई देयर स्किल। अच्छा हमें भी नहीं पता होता हम क्या करेंगे। मैं आज जो कर रहा हूँ, मैं आपको बताऊं, मैं बहुत शाय नेचर का था, मेरे लिए बात करना असंभव था एक समय में, लेकिन धीरे धीरे हमें समझ में आता है मुझे किस चीज। धीरे धीरे शशि थरूर हो गया। you'll be surprised to know जहाँ भी जाते हैं ये बहुत सारे लोग इन्हें शशि थरूर समझ के घेर लेते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताते हुए अच्छा लगेगा कि अब नवीन चौधरी जी जो है वो ये बताना मुश्किल है कि कहाँ के हैं। जो जयपुर वाले, जोधपुर वाले कहते हैं ये हमारे हैं, रांची वाले कहते हैं ये हमारे हैं, मधुबनी वाले कहते हैं हमारे हैं, इन दिनों गोरखपुर भी कह रहा आप हमारे हैं। मुझे नीति या इतनी चीज का पता नहीं है, लेकिन मैं सबका हूँ। क्या बात है। तो बहुत सारी बातें
वो की जा सकती हैं मेंटल हेल्थ पे, लेकिन हमारे अगले भी सेशन होने, मुझे लगता है थोड़ा बच्चों से हमें सवाल लेना चाहिए ना। सो एनीबडी इज इंटरेस्टेड, सो पेरेंट्स भी सवाल पूछें, अच्छा लगे। माइक कोई पीछे पहुंचा देंगे? हाँ, आप मेरी माइक ले जाओ। आप पीछे। हेलो। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, एक्चुअली मेरा नाम यश है और मैं अनुदीप फाउंडेशन से हूँ, ये एनजीओ है, और मैं वहाँ पे एज अ प्लेसमेंट असिस्टेंट मैनेजर वर्किंग हूँ। तो आप जैसा कह रहे थे कि आपको दैनिक जागरण में ब्रांड एग्जीक्यूटिव में जाना था, आपको क्लियर था, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको क्लियर होता है, बट यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है कि जो नॉन टेक्निकल बच्चे होते हैं, जैसे कि बीकॉम हो गया, या मैं बात कर रहा हूँ 12th पास आउट कम्युनिटी स्टूडेंट्स की, जो थोड़ा सा मिडिल फैमिली से आते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर क्या रहता है कि कंफ्यूजन बहुत रहती है। मैं ऐसा डेली फेस करता हूँ कि डेली उनसे बात करता हूँ, डेली हमने काउंसलिंग कर ली, उनका रहता है कि आगे क्या करना है, जॉब का क्लियर नहीं है, पढ़ाई का भी क्लियर नहीं है, क्योंकि उस हिसाब की हो नहीं पा रही है, फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं है वो, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड। एंड जॉब के लिए हम उनको बोलते हैं कि छोटी मोटी चलो हम दिला रहे हैं, कुछ कुछ अर्निंग स्टार्ट करो, क्योंकि 12th पास आउट हो गए हो, पढ़ाई कर लिए, कर सकते हैं आप। वो पापा मना कर रहे हैं, मम्मी कर रहे हैं, तो बहुत ही कंफ्यूजिंग रहता है उनका वो चीज़। तो वो कैसे हैंडल करेंगे आप, अगर थोड़ा सा। देखिए, सबकी सिचुएशन यहाँ अलग है और मुझे ये लगता है कि हम मतलब मोटिवेशनल जब बातें करते हैं हम कहते हैं हमको ये सिखा दो वो सिखा दो, लेकिन मेरा ये मानना है कि व्यावहारिक दृष्टि पर जाना चाहिए। एक ऐसा ही सवाल मुझसे घाटशिला में एक आदिवासी बच्ची ने पूछा था। उसने कहा कि मेरे क्षेत्र में सिर्फ जो है तैयारियां तो कराई जा रही हैं, लेकिन टीचर बनने की या रेलवे में जाने की, दो ही जगह की तैयारियां हो रही हैं। आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं कि वो जमशेदपुर आ सके या रांची आ सके पढ़ सके। तो ऐसा ही कुछ आपके यहाँ की स्थिति है। पहला तो कि अगर आप उनको ये मदद कर सके कि उनको किस लाइन में जाना चाहिए, ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये एक है। दूसरा, मुझे लगता है कि आज की तारीख में एक अगर ऐसे परिवार से आते हैं जहां आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो प्रयास करें कि उनको कुछ ऐसा कोर्स करवाया जाए जहां वो एक काम शुरू करें लेकिन वहां रुके नहीं। अगर आप उनको ये मोटिवेट कर सके कि एक बार अर्निंग शुरू करो और उसके बाद आगे बढ़ो। कितने किस्से हमने सुने हैं कि लोगों ने ट्यूशन पढ़ाया और ट्यूशन पढ़ा के फिर वो कुछ और बन गए। मैं कई ऐसे आईएएस को जानता हूँ जिन्होंने क्लर्क की जॉब की है आईएएस बनने से पहले। तो एक ऐसे बच्चों के साथ उनकी परिस्थिति को आइडेंटिफाई करते हुए अगर आप उनको सहायता दिला सकते हैं, ब्रिलियंट हैं, कहीं से स्कॉलरशिप दिलवा सकते हैं, वो करें। अगर ऐसा नहीं होता है, ट्राई करें कि उनको एक ऐसी जॉब मिले जहां पर कि वो काम करते हुए उस इनकम से नेक्स्ट एरिया में जाने की कोशिश कर सके वो। सर, मेरा एक क्वेश्चन है। मेरा बच्चा कक्षा 8वीं का छात्र है। वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, क्रिकेट खेलने में बहुत अच्छा है। अब ये मैं जज नहीं कर पा रहा हूँ किसको, अब किधर वरीयता के आधार पर किसको ले चले, किधर ले चले। सर, दोनों चीजें साथ में चल सकती हैं। ऐसा किसी ने नहीं कहा कि जो पढ़ने में अच्छा है वो खेलने में अच्छा नहीं होगा। दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। अगर क्रिकेट में अच्छा है आप उसको जरूर कोचिंग करवाएं, और पढ़ने वाला काम जो है वो पढ़ने वाला काम होगा। बस 24 घंटे थोड़ी पढ़ना होता है। पढ़ने में अच्छा बच्चा है तो 2 से 3 घंटे पढ़ लेगा, प्रैक्टिस भी 2 से 3 घंटे ही करेगा। वो 6 घंटे आपको उसके जीवन में निकालने हैं, उसका बैलेंस वो गाइड आपको करना है। वो बच्चा नहीं समझ पाएगा, वो गाइड आपको करना है। पर दोनों चीजें साथ में चल सकती हैं, चलने दीजिए। मेरा बेटा हिंदुस्तानी क्लासिकल सीख रहा था और मतलब कम उम्र में उसने अच्छा किया, चेन्नई वगैरह में उसके शो भी हुए, लेकिन बीच में उसकी आवाज फटी। जब 13 साल का हुआ आवाज फटी, उसने गाना छोड़ दिया तो मैंने भी छोड़ दिया कि कोई बात नहीं। अभी उसको लगा हुआ है कि मैं आईआईटी जेईई करूंगा और ये मेरा सपना नहीं है। वो जो उसके आसपास का सर्किल है, उस सर्किल में उसको लगा कि मुझे ये करना चाहिए। तो मैंने 2 बार पूछा कि कंफर्म है, तो बोला कंफर्म है, कर रहा है। तो वो तैयारी कर रहा है, मैंने छोड़ा है। जिस दिन उसको म्यूजिक का शौक होगा वो फिर करेगा। तो बच्चे आजकल ये समझ रहे हैं, हमें सिर्फ उसको इतना गाइड करना है कि वो अपना डायरेक्शन एक बार पकड़ ले और वो जो समय का सही उपयोग है वो सही उपयोग कर सके। थोड़ा प्रश्न हम लोग संक्षिप्त रखें सीधे, क्योंकि अब आखिरी क्वेश्चन बाद नेक्स्ट सेशन है, और सर इसके बाद भी बच्चों से इंटरेक्ट कर सकते हैं। वी आर फ्री टू इंटरेक्ट देयर, सो यू मे आस्क। ओके, तुम्हें भी पूछना है, आप सामने भी पूछ सकते हो सर। अभी के है सर, मेरा प्रश्न ये है कि एकेडमिक स्किल के अलावा लाइफ स्किल क्या होनी चाहिए इंसान। और बहुत सारी है। 6 की बात मैंने 7 की बात मैंने इसमें की है, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारी हैं। देखिए, 2-3 चीजें जिसको कि मैं किसी को भी कहूंगा जरूर फोकस करना चाहिए। पहला है टाइम मैनेजमेंट।
ये सबसे बड़ा वीकनेस हिंदुस्तान के अंदर है। प्रायः ऐसा होता है कि मेरे से कई लोग इससे इरिटेट हो जाते हैं कि किसी ने कहा कल मुझे मिलना है, मैं उनसे पूछना शुरू करता हूँ कि कितने बजे, क्या प्रोग्राम है, क्योंकि मुझे मेरा टाइम मैनेज करना है, तो मैं चाहता हूँ सामने वाला भी वो करे उसके हिसाब से, तो इरिटेट होते हैं। लेकिन अगर आपको अपना काम करना है, जब मैं जॉब में था, मैं साउथ एशिया हेड कर रहा था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में, और इस चक्कर में मेरा ट्रैवल इंडिया के बाहर सारा होता था। ऑक्सफोर्ड में मुझे साल में महीने में रहना होता था। मेरा परिवार जो है, मेरे पेरेंट्स, उनके पास मैं जाता हूँ, इस तरह के लिटरेचर इवेंट्स में मैं जाता हूँ। अगर मैं वो टाइम मैनेज ना करूँ, तो मैं सारी चीज़ें नहीं कर सकता था। तो कौन-सी चीज़ किसकी प्राथमिकता तय करना, वो प्राथमिकताओं को तय करना, अपने समय का सदुपयोग करना, ये एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि हर किसी को करनी चाहिए। दूसरा, जो मैंने क्रिटिकल थिंकिंग की बात की, ये एक ऐसा स्किल है जो आपको ज़िंदगी में किसी भी जगह पर आगे बढ़ने में मदद करेगा। आप किसी भी समस्या में फँस जाएँ, आपको सोच के आगे निकलने में मदद करेगा। तो ये एक ऐसी स्किल है जिसको आप डेवलप कर सकते हैं। दोनों चीज़ें हैं जिसके लिए कोई अलग इंटेलिजेंस नहीं चाहिए। आपको करना होगा, मैं बस एक छोटी-सी चीज़ आपको साथ में दिखाता हूँ। ये शो ऑफ सा नहीं है, लेकिन कई बार लोग हँसते हैं। अगर आपको ये नज़र आए, ये किसी को दिख रहा है रंग-बिरंगा सा? थोड़ा बहुत आपको दिख रहा है। ये मेरा कैलेंडर है, मेरे यहाँ हर मिनट की चीज़ लिखी हुई है, किस दिन में मैं क्या कर रहा हूँ। तो आज आप मुझसे पूछेंगे कि 6 जून 2025 को आप कहाँ हैं, तो मैं आपको वो बता पाऊँगा कि मैं 6 जून 2025 को कहाँ हूँ। ये जो चीज़ है, मुझे पूरा शेड्यूल करने में हेल्प करती है कि मैं आज मुझे कितने काम खत्म करने हैं। इस सेशन के इमीडिएट बाद, मुझसे पहले मनीषा जी का सेशन था, मनीषा जी का मुझे इंटरव्यू करना है नोएडा पहुँच के, और उनकी किताब भी मुझे उससे पहले पढ़नी है। तो मैं ये अगर इस तरह का कैलेंडर नहीं बनाऊँगा, मैं ना उनकी किताब पढ़ पाऊँगा, ना मैं उनसे इंटरव्यू कर पाऊँगा। तो मुझे लगा क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर और इसके ऊपर, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर आप फ़ोकस करना शुरू करते हैं, फिर बाकी जो स्किल हैं वो साथ-साथ आप करते जाएँ।